एक बार फिर आप सबका स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ। हमारे साथ चारों मेहमान हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। दुनिया इस वक्त बड़े बुरे हाल में चल रही है। दुनिया के हर हिस्से में लड़ाई चल रही है, बम गोला बारूद यही सुनने को मिलता है। और अब अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में आज एक हमला हुआ, जिसको आतंकी हमला माना गया है। और ये अमेरिकी व्हाइट हाउस के पास, मतलब राष्ट्रपति आवास के पास, वहां 2 नेशनल गार्ड्स के जवानों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर एक अफगान शरणार्थी था जो 4 साल पहले आया था। जब तालिबान अफगानिस्तान में सत्ता में आया तो इस व्यक्ति ने शरण मांगी और इसको अमेरिका ने शरण दी, और इसने अमेरिका के 2 पुलिस वालों की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी भी थी। उसको पहले छाती पर गोली मारी और फिर उसके सर पे गोली मारी। फिर एक दूसरा हमलावर पुलिस वाला जो है वो दीवार के पीछे छुप गया तो उसको जाके गोली मारी। इतने में एक तीसरा पुलिसकर्मी आया और उसने इसको ढेर किया। अभी ये पता नहीं है कि ये जो इसकी पहचान 29 साल के रहमानुल्ला लखनवाल के तौर पर हुई है, ये जीवित है या मृत है। ये 2021 में अगस्त में अफगानिस्तान से अमेरिका गया था। आपको मालूम होगा वो दौर याद आप कीजिए जरा। लोग जो है जहाज़ों पे चढ़ गए थे, कि जहाज के इंजन पे चढ़ गए थे, लटक के उसमें भी कई लोग मारे गए थे। किसी तरह हम तालिबान से बच जाएं, ऐसे आदमी ने जाकर के ये काम किया है। 2024 में शरणार्थी के दर्जे के लिए अप्लाई किया। अप्रैल 25 में इसी साल शरणार्थी का दर्जा मिल गया। दुनिया भर में लोग मारे फिरते हैं, मुझे अमेरिका की नागरिकता मिल जाए। इसको अफगानिस्तान के आदमी को मिल गई और इसने ये काम किया। और अब अमेरिका में खुल के ये बात कही जाने लगी है कि हमें अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी सख्त करनी पड़ेगी, हमें अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में रेड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस घटना के बाद बहुत गुस्से में हैं और उन्होंने इसको खुलकर एक आतंकी घटना कहा है, और यह भी कहा है कि जो भी लोग इसमें और शामिल पाए जाएंगे सब कीमत चुकाएंगे। ट्रंप ने अमेरिका में अफगान शरणार्थियों की तत्काल प्रभाव से एंट्री रोक देने का ऐलान कर दिया है। This heinous assault was an act of evil, an act of hatred, and an act of terror. It was a crime against our entire nation. It was a crime against humanity. The hearts of all Americans tonight are with those 2 members of the West Virginia National Guard and their families. The love of our entire country is pouring out for them, and we are lifting them up in our prayers. As President of the United States, I am determined to ensure that the animal who perpetrated this atrocity pays the steepest possible price. I can report tonight that based on the best available information, the Department of Homeland Security is confident that the suspect in custody is a foreigner who entered our country from Afghanistan. और इन्होंने अफगानियों के अब आने पर रोक लगा दी है, इमिग्रेंट्स की। अब जेडी वैंस जो उपराष्ट्रपति हैं, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि 2021 में जब मैंने तब के राष्ट्रपति बाइडेन की नीतियों की आलोचना की थी कि अफगान रिफ्यूजियों को मत लो, मैंने कहा था, उस वक्त मेरे दोस्तों ने मुझे मैसेज करके कहा था कि तुम तो रेसिस्ट हो, तुम नस्लवाद कर रहे हो। और इन्होंने मुझे उस वक्त कोसा था। आज वो सोच लें कि क्या हो रहा है। इनको हमारे देश में कभी नहीं आने देना चाहिए था, मतलब अफगानिस्तान से लोगों को। और इन्होंने फिर आगे ये कहा है कि ये आज व्यक्ति, ये तो जो शूटर है, ये तो इसको तो हम पकड़ ही लिया, इसके साथ जो करेंगे वो करेंगे। इसके बाद जो व्यक्ति भी हमारे देश में रहने लायक नहीं है, हम उसको बाहर निकालेंगे। हमारे देश के अंदर अभी भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमारी इमिग्रेशन पॉलिसी बहुत सख्त है। आज वो दिन है जब हम ये सब सोचें कि ये सोच ही गलत है कि इमिग्रेशन पॉलिसी सख्त नहीं होनी चाहिए। हमारी इमिग्रेशन पॉलिसी, शरणार्थी पॉलिसी बहुत सख्त होनी चाहिए। लेकिन ये जो एक लाइन उन्होंने लिखी है ना, इसको जरा गौर से पढ़िए। जेडी वैंस, ऑलरेडी सम वॉइसेज इन कॉर्पोरेट मीडिया चर्प दैट आर इमिग्रेशन पॉलिसीज आर टू हार्श। किससे जुड़ रहे हैं आप इसको? H1B कॉर्पोरेट, कोई किसके लिए कॉर्पोरेट मीडिया बोल रहा है? कॉर्पोरेट मीडिया बोल रहा है कि बाहर से टैलेंट लाना है, हमको बाहर से टैलेंटेड लोग लाने पड़ेंगे। ये उसके खिलाफ इन्होंने आतंकी हमले के बहाने वहां वार कर दिया है कि कॉर्पोरेट मीडिया अभी भी कहता है कि लोगों को बाहर से लाओ और अब हम नहीं आने देंगे, तो ये इसका इस्तेमाल वहां भी करेंगे। त्रिपाठी जी, पहले आतंकी हमले पे। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि अमेरिका की नीति एकदम दुरुस्त है, और अगर उनको ये लगता है कि H1B वीजा वाले पर भी उन्हें करना है तो वो भी करके देख लें। लेकिन दोनों बहुत, जिसको कहते हैं ना कि जमीन आसमान का अंतर है, दोनों में कोई और छोर नहीं है। एक है जो आपके देश को ध्वस्त करना चाहता है, अमेरिकन्स को, गोरों को, व्हाइट को,
उनको पूरी तरह से वो खत्म करता है, उनसे घृणा करता है, उनको कहीं भी मिलेगा तो धमाका करके उड़ा देगा। दूसरा है जो आपके देश को एक लोकतंत्र मानता है, वहां रोजगार के, उन्नति के, समृद्धि के अवसर देखता है और उसको लगता है कि अगर मैं जरा मेहनत से काम करूंगा तो अमेरिका भी ग्रेट हो जाएगा। दरअसल दूसरा वाला मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैंपेन का साथी है और इधर वाला आपके अमेरिका को ही ध्वस्त कर रहा है, यानी अमेरिका को डिमोलिश करने वाला और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने वाला। अगर दोनों को एक साथ जेडी वेंस रख रहे हैं तो मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि आगे तो वो प्रेसिडेंशियल नॉमिनी होंगे ना, उनको मौका मिल गया ना एक काम करने का। नहीं, लेकिन इमिग्रेशन पर सबके लिए सख्त कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि आपका कोई विजन नहीं है, आपका दृष्टि नहीं है ना आपकी। आप अगर आतंकवादी घटना, आप अगर देश पर हमले की घटना, आप स्टेट के साथ जो लोग वॉर करते हैं और स्टेट को जो बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करने वाले और वॉर करने वालों में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये खतरनाक है। और मैं फिर कह रहा हूं, H1B वीजा पर आपको लगता है तो आप जितने कड़े प्रतिबंध चाहे वो लगाएं। मैंने उस वक्त भी कहा था, हम भारतीयों के लिए सुनते हुए बहुत से लोग मुझे हो सकता है कि अपशब्द भी कहें, कह रहे ये क्या बोल रहे हो। सच बात यह है कि अमेरिकी कंपनियां अमेरिका में सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। ट्रंप ने उसकी स्वीकारोक्ति की है। तो जो आपका दुश्मन है उसको आप एक खांचे में रखिए, वहां हम भी आपके साथ हैं। और हम तो नरेंद्र मोदी को कहेंगे कि जरा सुन लीजिए भाई, थोड़ा और नीति कड़ी कीजिए, घुसपैठिए, अवैध घुसपैठियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, नो नॉनसेंस। जो गोली बोली एक साथ नहीं चल सकती है, घुसपैठिया और नागरिक एक साथ नहीं रह सकते हैं, यह सूत्र वाक्य लागू कीजिए। लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात है, एक आदमी जो शरण मांग के गया हो वो ऐसी हरकत क्यों करेगा। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना, ये जरूरी है आपको बताना, ये आदमी था कौन। ये आदमी जो है रहमानुल्लाह लखनवाल, ये अफगानिस्तान में आर्मी में 10 साल उसकी सेना का हिस्सा था। वो सेना जिसको अमेरिकी सेना ने ट्रेन किया था, उसका हिस्सा था ये। कंधार के कैंप में, बेस कैंप में था वो। हाँ, कंधार के बेस कैंप में था। देखिए, अफगान को, अमेरिका के साथ अफगान का रिश्ता तो आप समझ ही रहे हैं, जिस तरह से अमेरिका भागा है। और ये जो बेस बड़गाम के उसके एयरबेस भी चाह रहा है, बड़गाम के जो कैंप की बात हो रही है, एयरबेस की बात हो रही है, ये बहाना भी ढूंढेंगे हो सकता है। हाँ, तो वो होगा ही ना, इसके बहाने से ही होगा। और पाकिस्तान तो इसी बहाने से जानना चाहता है कि भाई अमेरिका की गोदी में बैठे रहें कि भाई हम ये करवाएंगे। लेकिन अमेरिका की शरणार्थी पॉलिसी में एक थोड़ा सा वीक पॉइंट है जो मुझे लगता है बार बार, वो वीक पॉइंट ये है कि शरणार्थी होने की शर्त क्या है। शरणार्थी होने की शर्त किसी के लिए भी, कोई भी हो, अफगानी नहीं हो, वो है कि आप ये केवल लिखें, शपथ लें कि आपको उस देश में खतरा है, आप प्रताड़ित किए जा रहे हैं। परसों अब ये तो कोई भी कर सकता है, मतलब जिसको शरणार्थी की शपथ लेनी है या शरणार्थी की जगह लेनी है तो वो कर सकता है। 4 साल तो ये उस डेफिनेशन में फिट होता था। अफगानी सेना के नाते, सैनिक के नाते इसने तो तालिबान से लड़ाई लड़ी है। लेकिन अब जो कर रहा है, देखिए, अफगानी सेना में था, तालिबान से भागा, वो उसी समय भागा है जब ये सारा हुआ है। तो इसलिए वो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो एक आसान जगह वहां पर बनती है जिसको लेकर कर रहे हैं। और ये समझ रहे हैं, जैसे अभी चर्चा हुई कि जेडी वेंस जो बोल रहे हैं कि वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे तो उनको मुश्किल होगी। मुझे लगता है ये उनकी ताकत बनेगी। एक मुद्दा मिल गया उसको, हाँ, एक मुद्दा मिल गया। और एक नेशनलिस्ट जो फर्वर है ना, वो कभी भी आपको कैंडिडेट के, भले ही देश का कितना फायदा हो रहा है नहीं हो रहा, वो तो अलग होगा। जब आप राष्ट्रपति बनेंगे तो हो सकता है बाद में क्या नीतियों में बदलाव करते हैं नहीं करते। जेडी वेंस को इस जगह पर जाकर एक ज्यादा मजबूती मिलती है उम्मीदवार के तौर पर। प्रोफेसर साहब, क्या इसको ऑब्वियसली इसकी वजह जो है साफ होंगी कि इसकी मोटिवेशन क्या थी इस आतंकी हमले के पीछे? सिक्योरिटी वहां पे बहुत बढ़ा दी है। क्या था इसको, वहां किसी ने कुछ कहा था या जो भी हो, क्या ये नहीं तो एक शुद्ध रेडिकलाइजेशन का मामला भी हो सकता है? मुझे देखिए, अफ़गानिस्तान के अंदर एक बात तो बहुत है, सामान्य बात, उनके लोगों से आप बात करेंगे, अफ़गानिस्तान के लोग बहुत सारे हर साल हमारे यूनिवर्सिटी में आकर के भी पढ़ते हैं। उनका ये मानना है कि अमेरिका ने हमारे देश को बर्बाद किया है और ओसामा बिन लादेन को खोजने के अभियान में उसने जितनी हमारी बर्बादी की है, पूरे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया है। हमारे यहाँ इंडस्ट्री ने भी 79 का जो हमारा अफ़गानिस्तान था, वो आज का अफ़गानिस्तान हमारे यहाँ नहीं रह गया है। उनकी ये मान्यता है। और तो कहीं ना कहीं वो अमेरिका को इस मामले में, अमेरिका से नफरत सी है, नफरत है। दूसरी बात, हमें ये भी ध्यान रखिएगा क्या उसमें ये कारण है। और रेडिकलाइजेशन तो देखिए, पूरा अफ़गानिस्तान रेडिकलाइज्ड है। आज अमेरिका को ये सोचना चाहिए कि जो पाकिस्तान के लोग हैं उनके प्रति उनका क्या रवैया है। जो सपोर्ट
जो प्रेसिडेंट को मिला है उसमें तो पाकिस्तानियों के प्रति भी उतना ही घृणा था, लेकिन आज उसी पाकिस्तानियों के साथ प्रेसिडेंट जो है वो दोस्ती कर रहे हैं। बिल्कुल सही। जितने रेडिकल इस्लामिस्ट थे चुनाव से पहले वो खुल करके उनके खिलाफ बोल रहे थे और जो बाइडेन पर ये ठिकरा मर रहे थे कि ऐसे तत्वों को जो बाइडेन की और वहाँ की जो डेमोक्रेटिक सरकार, डेमोक्रेटिक पार्टी की जो सरकार है वो उनको सहायता करती है, उनको रहने देती है। ये सारे मार्क्सिस्टों को ये मार्क्सिस्ट और इस्लामिस्ट, जहां मार्क्सिज्म है वहां इस्लाम नहीं टिकता है। लेकिन मजेदार बात है कि बाकी कंट्री में ये मार्क्सिस्ट और इस्लामिक्स दोनों एक साथ थ्योरी में नहीं जमते हैं, प्रैक्टिकल में एक हैं, एक साथ आकर के खड़े होते हैं। भारत के अंदर आप देख लीजिए, सर, अब अमेरिका के अंदर देख लीजिए। क्योंकि एक दो बड़ी खबरें दुनिया की मैं और आपको बता दूं, ये तो एक बड़ी खबर हो गई वाशिंगटन डीसी में आतंकी हमला। कल हमने आपको बताया था कि अमेरिका और रूस के बीच शांति समझौते को लेकर के जो खास दूत हैं ट्रंप के, उन्होंने अपने रूसी काउंटर पार्ट से जो बात की वो बातचीत लीक हो गई और जिसमें उन्होंने ट्रंप पर रूस के हित में समझौता प्रस्ताव तैयार करने का आरोप लगाया था। अब यह कॉल लीक से हड़कंप मच गया। रशिया ने डोनाल्ड ट्रंप के शीर्ष सलाहकार और व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई फोन कॉल की रिकॉर्डिंग के लीक होने को अस्वीकार्य कर दिया है। रूस का कहना है कि यह यूक्रेन शांति वार्ताओं को कमजोर करने की कोशिश है और हाइब्रिड वॉरफेयर नाम दिया है इसे। यह कॉल ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और पुतिन के सलाहकार यूरी उशकोव के बीच हुई थी और रशिया ने कहा है कि विटकॉफ उनसे संपर्क में रहेंगे, लेकिन ये जो लीक हुई है ये शांति प्रक्रिया के खिलाफ एक साजिश का हिस्सा है। वो हमने कल आपको बहुत डिटेल में बताया था कैसे इन्होंने पहले कहा कि पुतिन से ये कहें जब वो ट्रंप से बात करें तो पहले गाजा पीस डील के लिए बधाई दें, वो खुश हो जाएंगे, फिर हम गाजा पीस डील की तरह ही एक 20 पॉइंट का यहाँ कोई मसौदा तैयार करते हैं। वो रशिया से बातचीत करके तैयार किया और वो यूक्रेन के सामने और यूरोप के सामने पेश कर दिया। अब वो बातचीत में यूक्रेन और यूरोप ने उसको कुछ मुद्दे जो हैं छाटे हैं कि ये तो हमको बिल्कुल ही स्वीकार नहीं है कि हम नेटो का हिस्सा नहीं बनेंगे या अपनी हम जमीन सरेंडर कर देंगे या सेना आदि कर देंगे। अब इस पर रशिया का जवाब आ गया है। रूस के उप विदेश मंत्री का बयान मैं आपको सुना रहा हूं। अब उन्होंने भी एक हार्ड स्टैंस ले लिया है और उन्होंने कहा है कि हम तो वहां खड़े हैं जो बातचीत ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच अलास्का में हुई थी, वहां जो समझौता हुआ था वही है हमारा आखिरी पॉइंट, उससे आगे और उससे पीछे कुछ हमें स्वीकार नहीं है। Администрации Трампа по поиску разумных решений, разумных развязок. Различные версии этого плана. Это переговорный момент, ни о каких уступках, ни о какой сдаче наших подходов к тем ключевым моментам решения задач, стоящих перед нами, в том числе в अभी सबीर जी, एक दिन लगता है कि समझौता हो रहा है, एक दिन लगता है कि फिर वहीं खड़े हो गए। अब ये तो बातचीत को एक महीना पीछे ले गए। बिल्कुल, ये 13 अगस्त को बातचीत हुई थी अलास्का में पुतिन और ट्रंप के बीच बातचीत हुई। उस समय भी जो 12 पॉइंट्स पुतिन ने रखे थे उसमें एक ये भी था कि भाई जो जमीन पर हमने कब्जा कर लिया है वो हमें रहे, जेलेंस्की की जो यूक्रेन है वह नाटो में शामिल न हो, उसकी सुरक्षा की गारंटी हम देंगे, हमारा जो पैसा जब्त हो गया वापस कर दिया है, तमाम मांगे थी। और मुझे लगता है कि मोटा मोटी जो मांगे थी ट्रंप ने उसमें सहमति जताई थी और ये कहा था कि मैं जेलेंस्की से बात करूंगा। और अब आज तो 27 तारीख है, जो आप कह रहे हैं कि ये जो 20-28 पॉइंट का प्रपोजल अब जो हमने देखा इन्होंने यूक्रेन को दिया, ये सारी बातें ये पुतिन के साथ तभी बिल्कुल वो 14 पॉइंट सारे वो पॉइंट है जो पुतिन ने उस समय अलास्का में उनको दिए थे और ट्रंप ने ये कहा था कि मैं जेलेंस्की से बात करके इस पे आपको अपडेट करूंगा। तो मुझे लग रहा है कि जो पुतिन ने जिस बात पे स्टैंड फर्म लिया था कि भाई इसके अलावा कोई चारा नहीं है वॉर रोकने का, और मुझे लग रहा है कि ट्रंप को भी लगा होगा। और आज तो 27 तारीख है, आज तो आखिरी दिन है जेलेंस्की के पास, जो 27 तारीख तक अल्टीमेटम दिया था ट्रंप ने कि आप बता दीजिए। तो आज रात को 10 बजे तक ट्रंप को मैसेज करना है जेलेंस्की को कि वो स्वीकार करते हैं कि नहीं करते। जो खबर ये आ रही है कि जेलेंस्की ने लगभग सहमति दे दी है और ये मान लिया है कि भाई हम स्वीकार इसमें करेंगे। ठीक है कि नाटो के कुछ देशों ने कुछ चीजों को बदलने के लिए कहा है, लेकिन जो बड़ी बात है कि जमीन है वो जमीन देने को सहमति जता दी है कि जो 20 से 22% हिस्सा जो चला गया है वो लगभग जाना, रूस ने कब्जा कर लिया वो दिया, क्योंकि रूस ने कहा कि इससे 1 इंच भी हम पीछे हटने नहीं वाले। तो लगभग वो जमीन जो है वो जाएगी और उसके बिना रूस मानेगा भी नहीं। इसके अलावा यूक्रेन के पास ऑप्शन क्या है? देखिए, यूरोपियन नहीं, ये सच्चाई नहीं है। यूरोपियन यूनियन ने स्टैंड लिया है कि सीज फायर तो हो, लेकिन सीज फायर जहां है यहीं पर होना चाहिए। जमीन के बारे नहीं चली गई नहीं, जमीन के बारे में उस पर बातचीत बाद में होनी चाहिए। सीज फायर अभी पहला काम है, सीज फायर हो
लेकिन जमीन पर बात ये नहीं, बताइए। क्योंकि उनका कहना है कि भाई इलाके दे देने का मतलब तो है कि आप उसकी सॉवरेंटी को कब्जे में अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि पहले लड़ाई रोको फिर जमीन की बात बाद में होगी। करें। जी, नाटो का यही कहना है कि सरेंडर नहीं है ये कि भाई जो जमीन दे दी गई है वो खत्म हो गई, लेकिन यदि युद्ध रोकना चाहते हैं तो अभी यहाँ रोके, फिर इस पर बातचीत करें कि कितना क्या होना है आगे। पहले युद्ध रोक लीजिए और जमीन को ये मत समझिए कि अब आपकी हो गई। यस, ओके, ये इसका एक बेसिक थ्रस्ट है। और ये जो पाकिस्तान अभी ये जो रूस के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हमने जो ट्रंप से कहा था हमें तो वही चाहिए। हाँ, वो मैं यही कह रहा हूँ, बार बार हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग रोज खुश होते हैं कि आज खत्म हो जाएगा। हाँ। कोई भी देश जो है वो इतनी आसानी से अपनी चीजों को छोड़ना नहीं चाहता है किसी भी तरह से, और जेलेंस्की क्या इतना आसानी से ये छोड़ सकते हैं? अभी इसमें इंतजार मतलब अभी कुछ और करना पड़ेगा। देखिए ये कहानी डेडलाइंस तो रोज मिलती है, डेडलाइंस तो केवल ने कह दिया था कि डेडलाइन तो वो है जब खत्म हो जाए। हाँ, जब डेडलाइंस का कोई। अब साहब जरा पाकिस्तान की असलियत पाकिस्तानियों की जुबानी सुनिएगा, जरूर गौर से सुनिएगा, पड़ोस में आपके क्या है हालात पता चलेंगे आपको। भीख का कटोरा लेके घूमता है पाकिस्तान, मेरे शब्द नहीं है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के शब्द हैं। उन्होंने कहा था IMF के कर्ज पर चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कर्ज पर चल रहा है, और उसी IMF ने अब कर्जखोरी के मामले में पाकिस्तान को फटकार लगाई है और यह कहा है कि तुम जो टैक्स का पैसा तुम्हारे गरीब लोग देते हैं वो पैसा तुम लोग इंडिविजुअल नेता लोग आपस में खर्च कर लेते हो। यह IMF कह रहा है। कहा कि तुम्हारे देश के अंदर भ्रष्टाचार को नापने का कोई पैमाना नहीं है, कि कितना करप्शन है इसको नाप नहीं सकते। IMF ने यह भी कहा है कि गरीबी मापने के हमारे सारे मापदंड पाकिस्तान में फेल हो जाते हैं, कि किसको गरीब माने। और यह सबसे बड़ी तोहमत लगाई उनके ऊपर कि तुम्हारा जो खुद का अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो एक बना रखा है पाकिस्तान ने, इसने पिछले 2 वर्षों में 5300 करोड़ रुपए की रिकवरी की है, करप्शन के पैसे की रिकवरी की है। यह ऊंट के मुंह में जीरा है। और वो खुद ये खुलकर IMF इनसे कह रहा है कि जो पैसा आपको हम देते हैं और जो पैसा तुम्हें टैक्स का मिलता है उसकी चोरी बंद करो, वो जिस काम के लिए दिया जाता है उस काम में उसको खर्च करो। अभी $7 बिलियन अगले कुछ सालों में IMF अलग अलग किश्तों में देगा, तो इसीलिए IMF जो है ये बात जो है बड़ी जोर से ठोक बजा के पाकिस्तान को कह सकता है। और अभी नवाज शरीफ का मैंने आपको बताया, नवाज शरीफ ने कल क्या कहा पाकिस्तान में कि मैं बड़ी मुश्किल से IMF के चंगुल से पाकिस्तान को बाहर निकाल के लाया था, इन्होंने फिर हमको वहीं खड़ा कर दिया है। तो इन्होंने कौन ही, तो अब आज उनके भाई की सरकार है और आसिम मुनीर की सरकार है। अब आप सुनिए एक पाकिस्तान के पत्रकार की बात, ये क्या बता रहे हैं। ये कह रहे हैं पाकिस्तान में $42 बिलियन का एक कारोबार है, ये कारोबार है भीख मांगने का। इसका पाकिस्तान की GDP में 13% हिस्सा है भीख मांगने का। 24 करोड़ की आबादी की पाकिस्तान है, 24 करोड़ में से 4 करोड़ भिखारी हैं। हमें पाकिस्तान से प्रॉब्लम है, गरीब आदमी से प्रॉब्लम नहीं है, और किसी की गरीबी पर तो दुखी हुआ जा सकता है। तो ये लेकिन पाकिस्तान की जनता ही देखे ना त्रिपाठी जी, ये हाल जो है कि 13% GDP जो है वो भीख से आ रही है। नहीं देखिए, मैं तो अक्सर कहता हूं, और एक आध बार लोगों ने मुझे टोका कि आप इस तरह से मत बोला कीजिए, लेकिन मैं कहता हूं कि भिखमंगा जाहिल आतंकवादी मुल्क। और जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो और कोई रास्ता होगा क्या। लेकिन एक बात सचमुच समझ में नहीं आती कि कितने लंबे समय तक वहाँ के लोग इसको बर्दाश्त करते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सत्ता बदलिए, क्योंकि सत्ता तो आप बदलते रहे, पाकिस्तान कोई ऐसा थोड़ी ना रहा स्थिर रहा है, वो तो बार बार करता रहा है। आप अपने आसपास की सोसाइटी को बदलना तो तय कीजिए। आप लड़ लीजिएगा भारत से जब आपको लगेगा कि चलो थोड़ा ठीक हो गए, लेकिन आप अपने आप को अपनी बदहाली से, अपनी जाहिलियत से, अपनी जहालत से, अपनी गुर्बत से इस हाल से कब निकालेंगे? और इसमें कोई और आपकी मदद नहीं कर सकता है। और जरा ये भी सोचिए कि ये आंकड़ा दिया जा रहा है कि वहां भिखारी हैं। मैं तो बार बार कहता हूं कि जो देश पूरा भीख मांगने के मोड में चले, मतलब वो निकलता ही है। जब शहबाज शरीफ किसी यात्रा पर जाते हैं तो कहते हैं भीख मांगने जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं तो चलो भीख मांगने जा रहे हैं, कतर जा रहे हैं तो भीख मांगने जा रहे हैं। जब इस स्थिति का कोई मुल्क हो जाए तो उसकी मनस्थिति कैसी हो जाएगी। वो आंकड़ों में उतने भिखारी देख रहे हैं, लेकिन पूरा देश भिखारी हो गया है, उसी अवस्था में। और दूसरी बात, मैंने आपको भी शायद पिछले हफ्ते एक खबर दिखाई थी, पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे जा के वहां का होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी लोगों को पकड़ रहा है कि वीजा तो तुम्हारा ठीक है, लेकिन तुम काम बाहर जाके गलत करोगे तो तुम्हारा वैलिड वीजा हम कैंसिल करते हैं, डिपोर्ट कर, उनको ऑफलोड कर देते हैं जहाज से। अब वो क्यों हो रहा था, एक पाकिस्तानी ने ही ये बताया, और वो बता रहा है कि शर्त क्या है
अगर पाकिस्तान से विदेश आना है तो आप उसकी बात सुनिए। पाकिस्तान के एयरपोर्ट से लोगों को ऑफलोड कर रहे हैं, वो उन लोगों को कर रहे हैं एक एक फ्लाइट से 20-20, 25-25 लोगों को जो पहली दफ़ा बाहर जा रहे हैं, वर्क वीज़े पे जा रहे हैं, बेशक विजिट वीज़े पे जा रहे हैं। ज़रूरी है कि वो अब 19वें 18वें ग्रेड के ऑफिसर से गारंटी लें रिटर्न फॉर्म में और ऊपर उनके साइन करवाएं कि ये बंदा, इस बंदे की मेरी गारंटी है, ये बंदा वहाँ जाके कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं करेगा, ये ओवरस्टे नहीं होगा, विजिट पे जाएगा, टाइम पे वापस आएगा और जिस काम के लिए जाएगा ये वही काम करेगा। तो ये अगर आप लोग फिर बाहर जाके कोई किसी किस्म का मसला करेंगे तो वो उस ऑफिसर की गारंटी जिसकी दी होगी आप लोगों ने, वो उसको पकड़ेंगे कि हाँ जी भाई ये बंदा बाहर जाके गड़बड़ कर रहा है। तो जो भी बंदा बाहर जाना चाह रहा है अभी, वो 18वें 19वें ग्रेड के ऑफिसर की गारंटी लेके रिटर्न फॉर्म में एयरपोर्ट पे जाए ताकि उसकी टिकट का ज़ाया ना हो और टाइम भी बच सके। ये इस देश की क्रेडिबिलिटी है, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी है। ये पाकिस्तान के लोगों की बात मत कीजिए आप, ये पाकिस्तान की सॉवरेन गारंटी मांग रहे हैं। वो ठप्पा लगा के अपने सरकारी अफसर से स्टैंप पर सर्टिफिकेट लेके आओ कि तुम हमारे यहां आके कोई गड़बड़ नहीं करोगे विदेश में आकर के और ओवरस्टे नहीं करोगे। सरकारी आदमी के सिग्नेचर, इसका मतलब होता है सरकार। पाकिस्तान सरकार गारंटी देगी तुम्हारा आदमी जो आएगा गड़बड़ नहीं करेगा। ये तो बहुत मुश्किल हो रही है। ये खबर हमने उस दिन भी जब चला रही थी तब भी बड़ी बात थी। एक तो पाकिस्तान को समझिए ना कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में एक बड़ा फ़र्क क्या है कि हिंदुस्तान एक मिडिल क्लास कंट्री है। यहाँ पर 70-80% लोग मिडिल क्लास लोग हैं। 70% समझ लीजिए, क्योंकि 20% हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन और वो लोग हैं, 5-7% लोग आप जैसे हैं बड़े लोग हैं, तो उनके खिलाफ। लेकिन पाकिस्तान में बहुत एक्सट्रीम है, एक तरफ बहुत रिच लोग हैं, एक तरफ बहुत गरीब लोग हैं। आप जाएंगे तो पता पड़ेगा। और जो करप्शन है ना, वो इतना है कि आप कराची जाए, लाहौर जाए, इस्लामाबाद जाए, वहाँ की कोठियाँ, वहाँ की पार्टियाँ आप देखेंगे हिंदुस्तान में आमतौर पर ऐसी 1% भी नहीं होंगी। मैं गारंटी से कह सकता हूँ। आप अपनी वाली पार्टियों को मत बताइए सर, वो हम लोग को बुरा लगता है। नहीं, लेकिन बहुत वहाँ पर करप्शन को लेकर बहुत ज़्यादा, कोई काम बिना करप्शन के नहीं होता और करप्शन बहुत बड़े लेवल पर। सारी प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ भी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि तुलना नहीं है, तुलना उसकी नहीं हो सकती, कि उस तरह से नहीं हो सकती। और आप ये जो वीज़ा पर साइन करने की बात है, तो मुझे याद आता है कि 25 साल पहले भारत में पासपोर्ट लेने के लिए आपको MLA या IAS ऑफिसर का वो लेना होता था। मोदी सरकार ने आके उसको ही खत्म कर दिया कि आपकी गारंटी है। आजकल वीजा पर आपको पता नहीं आपको याद है कि नहीं, पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट हमारे मार्कशीट पर पहले सरकारी गजट अफसर अब वो बंद कर दिया, सेल्फ अटेस्टेशन। हाँ, तो दोनों में इतना फर्क है, उल्टी बात है। बताइए सर, कमाल है सर। आज समय इतना ही था। प्रोफेसर साहब, समीर जी, विजय जी, अश्वनी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका।